जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीके जीएस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास में हम जो है तो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये 18 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन आए थे एसएससी सीजीएल ने पूछे थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। और आज जो है तो इसकी 24वीं क्लास है। इससे पहले हम 23 दिन की क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी 24वीं क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए है, भारत सरकार द्वारा डैश के दौरान शुरू किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी, तीसरी या सातवीं पंचवर्षीय योजना, किसके बीच में? तो जो शुरू किया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये 1969 से लेकर 1974 तक चली। और इसी के दौरान जो है तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। हम बात करते हैं अगर पंचवर्षीय योजना, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट लिया गया, तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, तो ये सोवियत संघ यानी रूस से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। और हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, हम 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं अब यहाँ पर कि कौन किस सन में चली। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th। ठीक है, 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं देखते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। ठीक है, 1951 से 56 तक चली। फिर दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, चौथी 1969 से 74, पांचवी 1974 से 78, छठवीं 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से 97, और जो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से लेकर 12 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक। तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। और 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने सन के साथ बता दिया, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये चार सारी चीज़ें जो है तो आप अपने नोट में जरूर लिखेंगे। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होती है तो आप नोट बनाएंगे, और वीडियो खत्म होती है तो आप 5 से 10 मिनट का छोटा सा रिकैप लेंगे, ताकि जो है आप रिवाइज कर सकें। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी की ओर बहती है? तो पूर्वी की ओर बहती है, ये कौन सी नदी है? माही नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या तापी नदी? तो अगर हम बात करें पूर्वी की ओर बहने वाली नदी, तो ये कौन सी? ये है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ये पूर्वी की ओर बहती है। बाकी अगर हम बात करें माही नदी, नर्मदा नदी और तापी यानी ताप्ती नदी, तो ये सारी नदियां जो है तो पश्चिम की ओर बहती है। हम बात करें अगर गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से जो है ये नदी निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो है तो ये कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में जो है ये जाकर नदी गिर जाती है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो है तो ये भारत की दूसरी एंड दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत के, ठीक है, भारत की दूसरी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी। ठीक है,
तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और पृथ्वी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा एंड वृद्ध गंगा, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं माही नदी। तो माही नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है तो ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, विंध्य पर्वत मेहद झील से। ठीक है, मेहद झील। ठीक है, मेहद झील, धार जिला, मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी? माही नदी। और माही नदी ये जो है जो पश्चिम में बहती है, और माही नदी जो है तो कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी यानी हिंद महासागर में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी हिंद महासागर में जाकर गिरती है। चाहे हम माही नदी की बात करें, चाहे हम नर्मदा नदी नदी की बात करें, चाहे तापी नदी हो, ये सारी की सारी नदियाँ जो है तो खंबात की खाड़ी यानी हिंद महासागर में जाकर गिरती हैं। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ियाँ, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि पश्चिम में बहती है। ठीक है, और ये जो है तो पश्चिम में बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश जो है ये कहा जाता है किसको? नर्मदा नदी को। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी जो जिसको रीवा नदी, रेवा नदी, ठीक है, रीवा या रेवा नदी कहा जाता है। इसके अलावा इसको आकाश की बेटी भी कहते हैं। क्या? आकाश की बेटी। ठीक है, आकाश की बेटी भी इसको कहा जाता है। और जो नर्मदा नदी है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है तो ये धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, और इसके ऊपर कई बड़े बड़े डैम भी है, जैसे बरगी बांध है जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसके अलावा सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं तापी नदी। तापी नदी जिसको हम ताप्ती नदी भी कहते हैं। कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वत, मुल्ताई बैतूल से। मुल्ताई बैतूल जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, यहाँ से जो है ये तापी नदी निकलती है, जिसको हम ताप्ती नदी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा नोट्स में और रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पडियाणी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश में देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो कहाँ का जो है तो ये एक मुख्य रूप से कहाँ पर कहा है ये स्थानीय नृत्य शैली? असम, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, जो कि भद्रकाली को जो है तो प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये है केरल का। कहाँ का? केरल का ये नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एच फोर एन एच थ्री जी प्लस 52G पर 4, तो ये एक सूत्र दिया है कि आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से देखना कथन कौन सा सत्य है। एन का ऑक्सीकरण होता है यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, फिर नाइट्रोजन का ऑप्शन होता है, या फिर ऑक्सीजन का ऑप्शन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और सॉरी ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का ऑप्शन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक किसे कहते हैं? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो लोकनायक जो कहा जाता है तो ये कहा जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी नारायण भी कहते हैं। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय जो है तो ये विपक्ष के नेता थे, और इन्होंने इंदिरा गांधी के समय पर जो है तो बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ये गए, जिसके कारण जो है तो इमरजेंसी भी लगी, जो आप सभी को पता है। ठीक है, हमारे भारत में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया। तो ये भी इन्होंने जो है तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है इसकी सह स्थापना की थी। किसकी? सह स्थापना। ठीक है, सह स्थापना इन्होंने की थी कब?
34 में। फिर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिनको हम क्या कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, इनको हम जो है तो लोकमान्य कहते हैं। ठीक है, लोकमान्य का टाइटल इनको दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने जो है 1916 में बेलगाम कर्नाटक में, ठीक है, जो कि वर्तमान में आज कर्नाटक में पड़ता है बेलगाम, यहाँ पर जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में बेलगाम कर्नाटक में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ पर था? तो इसका जो हेडक्वार्टर था ये पुणे में था। कहाँ पर? पुणे में जो है इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन इसकी स्थापना बेलगाम कर्नाटक में की थी। इसके अलावा जो लोकमान्य तिलक है, इन्होंने एक नारा दिया था, इन्होंने एक नारा दिया था, हाँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था किसने? कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा एंड केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं चलवाई। मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी और केसरी जो कि मराठी भाषा में थी। फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन आईएनसी का, इसमें जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, इसलिए इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो साइन किए गए थे समझौते पर, तो ये साइन किए थे किसने? ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से साइन किए थे किसने? तो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, और तो ये है बाल गंगाधर तिलक। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस दिन हुई? क्योंकि जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी उसी दिन जो है तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 को जो है उनकी मृत्यु हुई थी, और इसी दिन जो है तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिनको हम नेताजी कहते हैं। क्या? सुभाष चंद्र बोस जिनको हम नेताजी कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ये जो है तो इन्होंने 1938 का आईएनसी अधिवेशन और 1939 के अधिवेशन में, ठीक है, 1938 का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, और 1939 का त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1939 में जब ये त्रिपुरी में अध्यक्ष चुने गए आईएनसी के, उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जो है तो ये आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय आर्मी यानी इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, इनका इसका जो है इन्होंने पुनर्गठन किया था। कब? 1943 में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी आईएनए की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। और इसकी जो स्थापना की थी आईएनए की यानी आज़ाद हिंद फौज की, इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसको पुनर्गठित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। और इसके अलावा जो आईएनए है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये सिंगापुर में था। कहाँ पर? सिंगापुर में। और नेताजी सुभाष चंद्र ने एक किताब लिखी, इन किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी थी। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने भी किताब लिखी थी गीता रहस्य, ठीक है, मैं बताना भूल गया, इन्होंने किताब कौन सी लिखी? गीता रहस्य। और द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास, ठीक है, ये किताब भी किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, मैं इनके बारे में बताना भूल गया था तो मैंने आपको बता दिया। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे और रिवाइज करते रहें। बार बार मैं बोलता हूँ कि रिवाइज ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण? तो भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का जो उदाहरण है तो यह छोटा नागपुर क्षेत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से जुड़ी है? तो ये जो जुड़ी है राजा भालेंद्र से, तो ये राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म डैश में हुआ था। तो जो गिरिजा देवी है तो उनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और ये जो है गिरिजा देवी ये सैनिया एंड बनारस घराने से, किससे? सैनिया और बनारस घराने से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही वाला देखना हमें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक राजनीतिक दल का प्रतीक नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। फिर भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत किया गया है, ये वाला बिल्कुल सही है। और फिर सभी दल राष्ट्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत नहीं, और दल का दर्जा संसद द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी जो है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन सत्य वाला जो है ये। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्न फसलों में वृद्धि कैसी थी? जो हरित क्रांति शुरू हुई थी तो ये कब हुई थी? हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। और हरित क्रांति की जनक कौन है? तो हरित क्रांति की जो जनक है भारत में तो ये है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। फादर, और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये कौन है? ये है एम एस स्वामीनाथन। अब हम बात करें हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्न फसलों में वृद्धि कैसी थी? तो इनमें जो वृद्धि थी तो ये असमानुपातिक थी, ठीक है। कैसी? असमानुपातिक, यानी कई जो फसलें थी उसमें जो है तो वृद्धि बहुत अच्छी थी और कई में बिल्कुल लो थी, तो इसलिए जो है तो इसका असमानुपातिक थी इसकी वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता या कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। तो विशेषता नहीं है तो ये दोहरी नागरिकता, ठीक है। दोहरी नागरिकता जो है इसकी विशेषता नहीं है। हमारे देश की जो विशेषता है तो ये है एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? तो किया था महामारी रोग अधिनियम 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा 2023 में शुरू की गई मेरो रुख मेरो संता संतानती, ठीक है, पहल डैश की पहल के तहत सिक्किम में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो ये पेड़ लगाए जाएंगे 100 पेड़। कितने? 100 पेड़ लगाए जाएंगे, जितने भी बच्चे पैदा होंगे उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के वैज्ञानिक अमादियो अवोगाद्रो के नाम पर किस संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 23 है ना, ये 23, 20, 19 और 21 नहीं है, ये जो है तो इस पर 23 की घात है, इस पर 20 की घात है, इस पर 19 की घात है और यहाँ पर 21 की घात है, ठीक है। तो कौन किस संख्या को? तो ये जो संख्या है, ये संख्या 6.022 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात जो है तो ये इसको अवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है? तो ये है पेलियो इकोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक आबद्ध लवण झील है? तो लवण झील है तो ये है मृत सागर, ठीक है। मृत सागर जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। और इसमें जो है तो मृत सागर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है तो एक भी प्रकार के जीव जंतु इसमें नहीं पाए जाते हैं, मछलियां भी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें जो लवण की क्षमता है, जो नमक है, तो नमक की जो अधिकता है बहुत ज़्यादा अधिकता है, जिसके कारण जो है लोग इसमें डूबते भी नहीं हैं। अगर आप जाएंगे तो इसमें जो है तो ये आप तैरने लगते हैं, आप ऊपर आ जाते हैं, कभी इसमें डूबते नहीं हैं। तो ये कहाँ पर? इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये स्थित है। फिर हम बात करें डुआन तालाब झील, तो ये कहाँ पर? ये अंटार्कटिक में है। कहाँ पर? अंटार्कटिक, ठीक है। फिर अरल सागर, तो ये कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में है। और जो कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है और इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कैस्पियन सागर जो है तो 5 देशों से घिरी है, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान, ठीक है। ये 5 देशों से घिरी हुई है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1792 में शुरू की गई दारोगा प्रणाली निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारत में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल
का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसने 1792 में दरोगा प्रणाली शुरू की और 1793 में इन्होंने जो है तो ये स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। किसकी? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त की इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा जो कॉर्नवालिस है इसको भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को। फिर लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो देखिए, तो लॉर्ड मेयो जो है तो ये भारत का वायसराय था। ठीक है, भारत का ये वायसराय था और ये जो है तो इसके समय पर जो है तो पहली जनगणना हुई। ठीक है, भारत की पहली जनगणना हुई थी और इसकी पहली जनगणना कब? 1872 में हुई थी। ठीक है, और 1872 में ही जो है इसकी हत्या कर दी गई थी और ये ऐसा पहला वायसराय था जिसकी जो है तो ये कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो इसकी हत्या किसने की थी? तो ये जो है अंडमान निकोबार में जो है तो ये वहाँ पर दौरा कर रहे थे जेल का। ठीक है, अंडमान निकोबार की जेल का दौरा कर रहे थे और वहीं एक पठान था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। उसने जो है तो इनको वहीं पर देख लिया और वहीं पर इनको उसने जो शेर अली अफरीदी था उसने उसको निपटा दिया था। ठीक है, फिर विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, विलियम बेंटिक जिसने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया। 1829 सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था और 1830 में इन्होंने जो है तो ये ठगी प्रथा, कौन सी? ठगी प्रथा। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा और 1829 में जो है इन्होंने ठगी प्रथा को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रथ यात्रा किस भगवान को समर्पित है? साथी सुभद्रा और बलभद्र। तो जो रथ यात्रा है ये सुभद्रा और बलभद्र को जो है तो ये समर्पित है। ठीक है, तो खाली स्थान पर क्या आएगा? बलभद्र। अगर हम बात करें जो रथ यात्रा है तो जो है तो ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ। ठीक है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और जो भगवान जगन्नाथ हैं तो जो बालभद्र हैं तो बालभद्र जो है तो भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं और सुभद्रा जो है इनकी बहन है। तो इन जगन्नाथ के साथ साथ ये सुभद्रा और बालभद्र को भी ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ और एक क्वेश्चन आंसर आप देंगे कि जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म के एक वर्ष के दौरान इन्वेंट्री में परिवर्तन को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है? तो जो करता है तो वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर युवा और खेल मंत्रालय। तो ये आता है खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण जो है तो युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को आहार या राष्ट्रीय नामक और खंडों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ था जिले? तो ये किया गया था पार्थियान को। किसको? पार्थियान को। चलिए आगे बढ़े, तोलकापियर द्वारा रचित डैश सबसे प्राचीनतम तमिल साहित्य है? तो यह है तोलकापियम। कौन सा? तोलकापियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 मिला? तो ये किसे मिला था? तो ये मिला था जाकिर हुसैन को। ठीक है, जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक थे। ठीक है, तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को दिखाया गया था। सूची में किसका नाम शामिल नहीं था? तो ये जो शामिल नहीं था तो ये था अमिताभ बच्चन का। किसका? अमिताभ बच्चन का जो नाम है इसमें शामिल नहीं था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।